बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे डेंगू फ़ीवर यानी डेंगू बुखार के बारे में बात करूँगा। डेंगू बुखार एक ख़ास किस्म के मच्छर एडीज़ मॉस्किटो के काटने से होता है। दुनिया में तकरीबन 70 से 500 मिलियन अफराद सालाना इस बुखार से या इस वायरस से मुतासर होते हैं और इसमें से लाखों अफराद हेमोरेजिक डेंगू फ़ीवर का शिकार हो जाते हैं और ये डेंगू फ़ीवर या डेंगू बुखार की एक पेचीदगी है। दुनिया की तकरीबन 2.5 बिलियन आबादी यानी तकरीबन 2.5 अरब आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ पर एडीज़ मॉस्किटो यानी डेंगू का मच्छर पाया जाता है और ये इलाके डेंगू एंडेमिक एरियाज़ कहलाते हैं, यानी इन इलाकों में डेंगू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डेंगू बुखार या डेंगू फ़ीवर का इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 5 से 15 दिन तक है। इंक्यूबेशन पीरियड उस अरसे या उस टाइम को कहते हैं कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है और उसके कुछ अरसे के बाद वो अलामात ज़ाहिर करता है। यानी डेंगू मच्छर के काटने के तकरीबन 3 से 15 दिन के बाद मरीज़ को डेंगू बुखार या डेंगू फ़ीवर की अलामात ज़ाहिर होती हैं और इस अरसे को या इस टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। डेंगू फ़ीवर या डेंगू बुखार में सबसे पहले मरीज़ को अचानक बुखार होता है यानी सडन हाई ग्रेड फ़ीवर होता है और इसके साथ साथ मरीज़ को सर्दी, अज़लात में दर्द, इसके अलावा ब्रेकिंग बोन पेन यानी जिस्म में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। अक्सर मरीज़ों को सोर थ्रोट यानी गले में तकलीफ़ होती है। मरीज़ों में कंजक्टिवल रेडनेस यानी आँखें सुर्ख हो जाती हैं। ये डेंगू बुखार की इब्तदाई अलामात हैं। डेंगू बुखार में फ़ीवर बाईफेसिक होता है यानी 2 मराहिल में होता है। किसी भी बुखार को तशख़ीस करने के लिए फ़ीवर पैटर्न बहुत ज़रूरी है, यानी मर्ज़ में बुखार किस तरह मरीज़ में ज़ाहिर होता है। ख़ास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी बीमारी, किसी भी बुखार की तशख़ीस के लिए फ़ीवर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। फ़ीवर पैटर्न मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। कुछ अमराज में मसलन नमूनिया, टीबी, इसमें कंटिन्यूस फ़ीवर होता है यानी मुसलसल बुखार होता है। बाद अमराज में रेमिटेंट फ़ीवर होता है यानी दिन के कुछ हिस्सों में बुखार होता है और कुछ हिस्सों में बुखार नहीं होता। बाद अमराज में मसलन मलेरिया में इंटरमिटेंट फ़ीवर होता है यानी एक दिन बुखार होता है, एक दिन नहीं होता। ये एक दिन बुखार होता है, 2 या 3 दिन बुखार नहीं होता, फिर मरीज़ को दोबारा बुखार चढ़ जाता है। इसे हम इंटरमिटेंट फ़ीवर कहते हैं और ये मलेरिया में बहुत आम है। कुछ इन्फेक्शंस में फ़ीवर सडन होता है जिस तरह डेंगू बुखार में, और कुछ में फ़ीवर स्टेप लेडर पैटर्न फ़ीवर होता है मसलन टाइफाइड फ़ीवर में। इसके अलावा कुछ बीमारियों में, कुछ इन्फेक्शंस में फ़ीवर बाईफेसिक होता है जिस तरह डेंगू फ़ीवर में फ़ीवर बाईफेसिक होता है यानी कि बुखार 2 मराहिल में या 2 फेसेस के अंदर होता है। डेंगू फ़ीवर में पहला फेज़ 3 से 7 दिन तक होता है। इसके बाद बुखार चंद घंटे से लेकर 2 दिन के लिए उतर जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ को बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि बुखार सिर्फ 2-3 घंटे के लिए उतरता है, फिर दोबारा चढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ों में बुखार 1 या 2 दिन के लिए उतर जाता है। फिर इसके बाद बुखार का दूसरा फेज़ यानी दूसरा मरहला शुरू होता है जो कि 1 से 2 दिन तक रहता है। इस तरह के बुखार को बाईफेसिक फ़ीवर कहते हैं। बाज़ इन्फेक्शन में ट्राईफेसिक फ़ीवर भी होता है जो कि 3 मराहिल या 3 फेसेस पर होता है। डेंगू की एक बहुत अहम अलामत जिस्म पर रैशेज़ यानी जिस्म पर धब्बों का ज़ाहिर होना है। जिस तरह डेंगू फ़ीवर में बुखार बाईफेसिक यानी 2 मराहिल में होता है, इसी तरह रैशेज़ यानी जिस्म पर नमूदार होने वाले धब्बे भी बाईफेसिक होते हैं। पहला फेज़ जो कि 3 से 4 दिन का धब्बों का होता है, उसमें ब्लोच्ड स्किन हो जाती है यानी हमारी जिल्द सुर्ख, पूरे जिस्म की जिल्द तकरीबन सुर्ख हो जाती है और वो उंगली या अंगूठे यानी थंब से दबाने से वो सफ़ेद हो जाती है और इस प्रेशर हटाने से दोबारा ब्लोच्ड हो जाती है। इस तरह के रैश को हम ब्लोच्ड स्किन कहते हैं। ये 3 से 4 दिन तक बरकरार रहता है। इसके बाद जिस्म पर मैक्यूलो पेप्यूलर रैश ज़ाहिर होते हैं। जैसा कि आप
तस्वीर में देख सकते हैं। मैक्यूलोपेपुलर रैश के अंदर मैक्यूल्स का मतलब है हमारी जिल्द पर पैदा होने वाले सुर्ख धब्बे, और पेप्यूल्स का मतलब है अगर ये धब्बे हमें उंगली या हाथ लगाने से महसूस हों उभरे हुए तो इनको पेप्यूल्स कहते हैं। ऐसे रैशेस जिसके अंदर मैक्यूल्स और पेप्यूल्स दोनों हों उनको हम मैक्यूलोपेपुलर रैशेस कहते हैं। और बाज़ औक़ात जिस्म पर पेटिकियल चेंजेस ज़ाहिर होती हैं, यानी मैक्यूलोपेपुलर रैशेस ज़ाहिर नहीं होते हैं, पेटिकियल चेंजेस ज़ाहिर होती हैं। पेटिकियल रैशेस दरअसल छोटे छोटे जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे होते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसा कि सुई से इनको बनाया गया है। तो इस किस्म के रैशेस को पेटिकियल चेंजेस कहते हैं। तो ऐसे अफराद जिसमें फ़ीवर ज़ाहिर हो और वो सडन हो, सर्दी के साथ हो, जिस्म में शदीद दर्द हो, बाज़ औक़ात मरीज़ को गले में दर्द की तकलीफ़ें महसूस होती हैं और ये फ़ीवर बाईफेसिक हो यानी 2 मराहिल पर हो और उसके साथ साथ जिस्म पर मैक्यूलोपेपुलर या पेटिकियल रैशेस ज़ाहिर हों, मरीज़ डेंगू का शिकार हो सकता है। डेंगू में सिंपल फ़ीवर यानी इस तरह के बुखार के साथ साथ कुछ पेचीदगियाँ भी ज़ाहिर होती हैं, जिसमें सबसे आम जिगर में सोजिश पैदा होना है, जिसको हम मेडिकल ज़बान में हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस जिगर में सूजन एक यूनिवर्सल कॉम्प्लिकेशन है। ज़्यादातर डेंगू के मरीज़ों में ये ज़ाहिर होती है। कुछ मरीज़ों में डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर होता है, यानी हमारे जिस्म में खून रिसने की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें इकाइमोसिस यानी जिल्द पर बड़े बड़े सुर्ख धब्बे, नाक से खून आना या मुंह से या स्टूल के साथ खून आना। तो इस कंडीशन को हम डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर कहते हैं और ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर होती है। बाज़ मरीज़ों में कैपिलरी लीक सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर हमारी छोटी छोटी खून की नालियाँ जिनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं उसके अंदर से फ्लूइड या प्रोटीन्स बाहर खारिज होते हैं और हमारे पेट के अंदर या हमारे फेफड़ों के इर्द गिर्द मौजूद झिल्ली के अंदर ये पानी रिसता है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन या एसाइटिस कहते हैं। ये बाज़ मरीज़ों में ज़ाहिर होते हैं। कुछ मरीज़ों में डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, यानी ऐसे मरीज़ जिनको ब्लीडिंग हो यानी जिस्म से खून रिसे, साथ में कैपिलरी लीक सिंड्रोम की वजह से हमारे पेट में या फेफड़ों के इर्द गिर्द झिल्ली के अंदर पानी जमा हो जाए और मरीज़ को साथ साथ वोमिटिंग यानी उल्टी वगैरह भी हो और मरीज़ का खाना पीना भी दुरुस्त ना हो, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और इस कंडीशन को हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और ये कैफियत बाज़ औक़ात इंसान की जान के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। डेंगू के बाज़ मरीज़ों में नमूनिया भी हो सकता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि वायरल नमूनिया यानी वो नमूनिया जो कि बैक्टीरिया के बजाय वायरस से हो, वो बाइलेटरल होता है, यानी हमारे दोनों लंग्स, दोनों फेफड़ों को मुतासिर करता है। अगर किसी मरीज़ में भी बाइलेटरल नमूनिया हो तो उसका ज़्यादा इम्कान होता है कि वो वायरस की वजह से है। डेंगू में बाज़ औक़ात बोन मैरो हड्डियों के अंदर मौजूद गूदा के आफ़ाल भी मुतासर होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रेयर है, यानी बहुत कम है। डेंगू के बाज़ मरीज़ों में दिमागी पेचीदगियाँ ज़ाहिर होती हैं, बाज़ मरीज़ों में इनकेफ्लाइटिस यानी कि दिमाग में सूजन पैदा हो जाती है, बाज़ मरीज़ों में GBS यानी गुइलेन बार सिंड्रोम भी होता है, बाज़ मरीज़ों में ट्रांसवर्स माइलाइटिस यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम हराम मगज़ कहते हैं उसके अंदर भी सोजिश पैदा हो जाती है। डेंगू के बाज़ मरीज़ों में प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम होने से दिमाग के अंदर ब्लीडिंग जिसको सब ड्यूरल हेमोरेज भी कहा जाता है वो भी हो सकती है, लेकिन ये तमाम कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर, बहुत कम मरीज़ों में होती हैं। डेंगू को हम कैसे तशख़ीस करते हैं? डेंगू के तशख़ीस करने के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। डेंगू फीवर के अंदर हमारे खून के अंदर मौजूद सफ़ेद ज़र्रात जिनको हम WBC या वाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये कम हो जाते हैं और ये कि फिर ल्यूकोपीनिया कहलाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट काउंट में कमी एक यूनिवर्सल चेंज है जो कि तकरीबन डेंगू के सब मरीज़ों में होती है। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट, जिगर के आफ़ाल भी डेंगू के अंदर मुतासर होते हैं और तकरीबन सब ही डेंगू के मरीज़ों में जिगर के आफ़ाल मुतासर होते हैं। SGPT यानी ALT तकरीबन सब ही डेंगू के मरीज़ों में बढ़ जाता है। डेंगू के तशख़ीस करने के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, जिसमें डेंगू
IgG और डेंगी IgM एंटीबॉडीज़ हैं, और ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन हमें ख़ास तौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स को ये बात समझनी चाहिए कि IgG और IgM एंटीबॉडीज़ डेंगी होने के 5 से 7 दिन के बाद खून में ज़ाहिर होती हैं। इस पीरियड में बहुत सारे मरीज़ों का बुखार उतर जाता है। फौरी तौर पर यानी बुखार के इब्तदाई 1 या 2 दिनों में PCR करवाने से या फिर डेंगी एंटीजन करवाने से, यानी डेंगी प्रोटीन SN1 ये खून में ज़ाहिर होता है और इससे इब्तदाई दिनों में डेंगी की तशख़ीस हो सकती है। अब हम आते हैं डेंगी के इलाज की तरफ। डेंगी के लिए कोई भी एंटीवायरल या एंटी बैक्टीरियल ड्रग मार्केट में दस्तयाब नहीं है। डेंगी का इलाज उमूमन सपोर्टिव केयर से होता है। सबसे पहले फ्लूइड सपोर्ट या वॉल्यूम सपोर्ट, मरीज़ को इंट्रावेनस या IV फ्लूइड दिया जाता है। इसके अलावा जिन मरीज़ों में ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए उनको वैसोप्रेसिव एजेंट, यानी वो एजेंट्स जिससे मरीज़ का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए, दिया जाता है। और इसके अलावा एसिटामाइनोफेन यानी पैरासीटामोल दिया जाता है। बहुत सारे जगहों पर NSAID यानी दर्द कम करने वाली या एनाल्जेसिक अद्वियात मरीज़ को दी जाती हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि ये डेंगी के अंदर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और इसका डेंगी के मरीज़ों में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ एसिटामाइनोफेन या पैरासीटामोल ही डेंगी के मरीज़ों में दर्द और बुखार कम करने के लिए देनी चाहिए। डेंगी में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट काउंट तकरीबन सब मरीज़ों का कम होना चाहिए और मरीज़ हमसे डिमांड करते हैं कि हमें प्लेटलेट इन्फ्यूजन करना चाहिए। प्लेटलेट इन्फ्यूजन सिर्फ उस सूरत में दी जाती है जब मरीज़ में ब्लीडिंग हो, इकाइमोसिस हो, मुंह से या नाक से खून आए, तो ऐसी सूरत में प्लेटलेट इन्फ्यूजन की जाती है। या फिर मरीज़ में प्लेटलेट काउंट 10,000 या उससे कम हो जाए तो इस सूरत में डॉक्टर प्लेटलेट इन्फ्यूजन का सोचते हैं। बहुत सारे मरीज़ हमसे डिमांड करते हैं 35,000 45,000 पर प्लेटलेट इन्फ्यूज़ किया जाए। इस तरह प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करने से मरीज़ को पहले तो कोई फ़ायदा नहीं होता और बाज़ औक़ात मरीज़ की रिकवरी डिले हो जाती है। इस वजह से प्लेटलेट इन्फ्यूजन की ख़ास इंडिकेशन है कि उन्हीं इंडिकेशन में प्लेटलेट इन्फ्यूजन करनी चाहिए, वरना मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। डेंगी के इलाज के साथ साथ हमें मरीज़ को या आम अफराद को डेंगी से महफूज करने का तरीके भी बताना चाहिए, जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं। डेंगी चूँकि ख़ास किस्म के मच्छर एडीज़ मॉस्किटो काटने से होता है, इस वजह से हमें एडीज़ की पॉपुलेशन कम करनी चाहिए। जिस तरह हमें बहुत सारी कैंपेन्स में भी बताया जाता है कि घर के इर्द गिर्द और घर के अंदर फ्रेश वाटर जमा ना होने दिया जाए, या फ्रेश वाटर अगर मौजूद है तो उसको ढक के रखना चाहिए। हमें मॉस्किटो रेपेलेंट एजेंट्स यानी वो एजेंट्स जिससे मॉस्किटो हमारे जिस्म के करीब ना आए वो इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े हमें ऐसे पहनने चाहिए जिनकी फुल स्लीव्स हो और हमें ग्लव्स और सॉक्स पहन के रखने चाहिए। ख़ास तौर पर अर्ली मॉर्निंग में या लेट आफ्टरनून यानी दोपहर के वक्त ये एहतियातें ज़्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा सोते वक्त मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करने चाहिए ताकि मच्छर हमारे जिस्म के करीब ना आ सके। कुछ ममालिक में डेंगी वैक्सीन भी दस्तयाब है। ये वैक्सीन रिकम्बिनेंट लिविंग एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन होती हैं और बाज़ बच्चों में ये 9 से 16 साल के बच्चों के दरमियान आम तौर पर यह मौसर होती हैं और इसकी इफ़ेक्टिवनेस तकरीबन 65% है। उन ममालिक में जहाँ डेंगी बहुत ज़्यादा है और ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, मसलन मेक्सिको या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, तो उनमें ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। यकीनन आज की वीडियो में आपको डेंगी के मुतालिक बहुत सारी मालूमात मिली होंगी और आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।